मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। 12 वर्ष पूर्व जब मैं राजनीति के अंदर आया तो सभी मीडिया के बंधुओं ने बहुत प्यार सम्मान दिया। खासकर मंडी जिला के जो हमारे मीडिया बंधु हैं, कुछ लोगों ने मार्गदर्शन भी किया, कुछ लोगों ने सलाह भी दी और मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर मेरी शुरुआत हुई और ब्लॉक लेवल से मैंने जो है कार्य संभाला। मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, सभी का तहे दिल से आज धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इन 12 वर्षों में उनका हमेशा एक प्यार और एक दुलार मेरे लिए रहा। शायद पंडित सुखराम जी के वजह से, परंतु अक्सर वो ये बातें कहते थे कि आपके अंदर हमको कहीं ना कहीं पंडित सुखराम जी की छवि दिखाई देती है। ये शायद उनका प्रेम ही था जो उनसे ये कहलाता था। आपको ज्ञात है 2019 के अंदर मैंने लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के आला कमान के आदेश के ऊपर लड़ा और जब 2018 में अनिल शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ मंत्री थे, बतौर ऊर्जा विभाग उन्होंने संभाला हुआ था, पंडित सुखराम जी ने हमारे समक्ष ये बात रखी कि बेटा, मेरी उम्र का कोई पता नहीं, कब अंतिम सांस लूं, मेरी एक इच्छा है कि जिस संगठन में, जिस पार्टी में अथाह उम्र मैंने कार्य किया है, अंतिम सांस भी मैं उसी संगठन में लूं। पंडित सुखराम जी की ये बात सुनते हुए मैंने अपने पिता के समक्ष उनकी इच्छा जाहिर की और उसके उपरांत ये फैसला लिया। पूरे भारतवर्ष में कितने ही ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां सत्ता छोड़ व्यक्ति वापस कांग्रेस पार्टी में आया। यह कांग्रेस पार्टी के प्रति पंडित सुखराम जी की निष्ठा थी कि उन्होंने सत्ता छोड़ जो है कांग्रेस पार्टी में वापस आए। और क्योंकि उस समय देश का जो दौर था वो आप सभी जानते हैं, पुलवामा का हादसा हाल ही में हुआ था, देश में भावनाएं कुछ और तरीके से लोगों के मन में चल रही थी और जब हम पार्टी के अंदर आए तो ये बातें हमारे ध्यान में लाई गई कि मंडी लोकसभा से कोई भी गद्दावर नेता जो है चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बात रखी कि पूर्व में जो सांसद रहे प्रतिभा सिंह जी, वो भी मना कर चुके हैं, कौल सिंह ठाकुर जी भी मना कर चुके हैं। तो उस एवज में राहुल गांधी जी ने पंडित सुखराम जी को के समक्ष ये निवेदन रखा कि आप क्यों ना अपने पोते को यहां से उतारें और कांग्रेस पार्टी का चेहरा इस क्षेत्र से बने। पंडित सुखराम जी ने उस समय ये उचित समझा कि राजा वीरभद्र सिंह से बात की जाए और उन्होंने कहा कि जब तक राजा वीरभद्र सिंह जी से मैं इस बारे में, इस विषय में बात नहीं कर लेता, तब तक मैं इसमें हामी नहीं भरूंगा। दिल्ली में उनके निवास स्थान पे प्रतिभा सिंह जी भी मौजूद रही, राजा वीरभद्र सिंह जी भी मौजूद रहे। मैं और पंडित सुखराम जी उनके निवास में गए और पंडित सुखराम जी ने यह बात राजा वीरभद्र सिंह जी के समक्ष रखी कि राजा साहब,
जो बीत गई वो बात गई, परंतु इस उम्र पे मैं जो है कोई भी मतभेद आपके साथ नहीं रखना चाहता हूं। अला कमान ने ऐसा आदेश किया है कि मेरे पोते को ये चुनाव लड़ना है, परंतु अगर आप इसकी सहमति देंगे, अगर आप इसके लिए इस बात को स्वीकारेंगे, तभी हम इसमें हामी भरेंगे। अन्यथा आप जिसको उचित समझते हैं आप यहाँ पे उसको मंडी लोकसभा के लिए खड़ा कर सकते हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी ने दिल्ली में एक विश्वास दिलाया कि ना ही मैं इस बेटे के लिए कार्य करूंगा, बल्कि पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि कांग्रेस की ये जो सीट है मंडी लोकसभा की, ये कांग्रेस की झोली पे आए। उनके विश्वास से, उनकी हामी भरने के बावजूद पंडित सुखराम जी ने इस सीट को लड़ने के लिए स्वीकारा और मेरे को बतौर प्रत्याशी चुनाव में उतारा। मंडी में आके जब मैं कार्यक्रम में बिजी हो गया और 2 दिन नामांकन को शेष रह गए थे, तो ऐसी बात ध्यान में आई। उस समय की जो प्रभारी रजनी पाटिल जी थी, उनके माध्यम से, कि राजा साहब की तरफ से कुछ शर्तें और कुछ मांगे हैं और वे कह रहे हैं कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ना ही वो नामांकन में आएंगे, बल्कि चारों प्रत्याशी जो संसदीय क्षेत्र में उस समय चुनाव लड़ रहे थे, किसी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे। आपको ज्ञात है उस समय राजा वीरभद्र सिंह जी प्रचार कमेटी और चुनाव संबंधित जो लोकसभा का था उसके चेयरमैन भी थे। जब ये बात उस समय के ट्रेजरर कांग्रेस पार्टी के अहमद पटेल जी के ध्यान में लाई, अहमद पटेल जी ने राजा साहब से बात की, परंतु उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अहमद पटेल जी का वापस हमसे संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे सोच से आपको इनकी बातें पूरी कर लेनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस का संदेश जो है इस चुनाव में गलत चले जाएगा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की बात मानते हुए हमने उनकी जो शर्त थी, जो मांग थी, उसको पूरा किया। उनके निवास स्थान पे पूर्व में सांसद रही प्रतिभा सिंह जी और उनके सुपुत्र विक्रमादित्य जी उस शर्त को पूर्ति करने हेतु वहां पे मौजूद रहे। उसके बाद राजा वीरभद्र सिंह जी, आपको याद होगा, मेरे नामांकन के दिन यहाँ पे भी उपस्थित हुए और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए प्रचार भी किया। परंतु मुझे खेद इस बात का है कि जितने भी प्रचार कार्यक्रमों में वो आए, वो एक ही बात को दोहराते रहे कि मैं पंडित सुखराम जी को माफ नहीं कर सकता और समझदार को इशारा ही काफी है। क्योंकि उस समय हर एक कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, इसलिए मेरे कहने पे ना जाके इसका ऑडियो वीडियो प्रूफ भी है, जिसमें राजा साहब ने विभिन्न जनसभाओं के अंदर ये बात कही। मुझको बतौर प्रत्याशी राजा साहब से कुछ मलाल नहीं है। मैं आज भी उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां रही हो सकता है किसी के कहने के अनुसार उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, परंतु एक विश्वासघात जैसा मैं इसको महसूस हुआ और मैंने इस बात को दिल्ली वाला कमान के समक्ष भी रखा और इससे दुखी भी महसूस किया, क्योंकि
मैं ये बात आपको पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं, अगर मेरे बजाय विक्रमादित्य मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे होते तो जो व्यवहार मेरे साथ हुआ वैसा व्यवहार जो है विक्रमादित्य सिंह के साथ ना पंडित सुखराम जी कर सकते थे, ना ही अनिल शर्मा जी कर सकते थे। चलिए, वो बात समाप्त हुई। परंतु एक बात जो कांग्रेस के गलियारों में बार बार उठाई जाती है कि बड़ी भारी मात्रा से हारे, परंतु आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है कि उस समय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों का यही हर्ष हुआ। शीर्ष नेता कौल सिंह जी बार बार कहते हैं कि बड़ा भारी ये अंतर रहा, परंतु उस समय मैं पूछना चाहता हूं कौन सी ऐसी विधानसभा थी जहां पे कांग्रेस पार्टी जीती थी? पूरे राज्य के अंदर एक विधानसभा आप मुझको गिनाइए जहां पे कांग्रेस पार्टी ने बढ़त रही थी एक मत के वोटों से भी। मैं तो राजनीति में नया था, परंतु जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी, जिनका कद का हम मुकाबला भी नहीं कर सकते, वो अपने चुनाव क्षेत्र में 28,500 डाउन गए। उनके सुपुत्र 18,500 डाउन गए। रामपुर में 13,500 डाउन गए। रोडू में 22,500 डाउन गए। ये तो वो क्षेत्र थे जो उनके पैतृक क्षेत्र थे। द्रंग चुनाव क्षेत्र से मैं पूछना चाहूंगा कितनी लीड कांग्रेस पार्टी को उस समय आई थी? 30,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी वहां नीचे पिछड़ी है भारतीय जनता पार्टी से। ये सच्चाई है। हो सकता है लोगों ने मुझको नकार दिया हो, परंतु क्या जो मेरे साथ 3 प्रत्याशी थे उनको भी नकारा गया? काजल जी को राजा साहब कहते थे उस समय ये मेरे आंखों का काजल है, परंतु अगर आपकी याददाश्त ठीक है और मेरी भी याददाश्त अगर ठीक है तो मेरे ख्याल से उनकी जमानत जब्त हुई थी उस समय। और ठाकुर कौल सिंह जी के लिए मैं बार बार उनसे ये गुहार लगाता रहा कि आप मेरा प्रोग्राम रखाए, परंतु उन्होंने कार्यक्रम रखवाने में इतना विलंब कर दिया। अंतिम के 2 दिन के अंदर वो मेरे को द्रंग चुनाव क्षेत्र के अंदर ले गए। जल्दबाजी में वहां पे कार्यक्रम कराया और उसके बाद जितने भी कार्यक्रम होते थे वहां पे ऐसा बोल के जाते थे कि पीछे से कि भाई फेरा दो। सुबह वो कहते थे फेरा दो, शाम को हमको सूचना मिल जाती थी, क्योंकि द्रंग और सदर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वहां पे भी हमारा परिवार है। प्रकाश चौधरी जी के साथ चुनाव प्रचार में गए तो कहते थे देख लो आपकी इच्छा है, कभी भाजपा में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कि उन्होंने इनको वोट देंगे। मैं आज भी दावे से बात कह सकता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी एकजुटता से वो चुनाव लड़ी होती तो चारों संसदीय क्षेत्र में मंडी संसदीय क्षेत्र का मार्जिन सबसे अधिक कम होता। अगर मेरे को 2.5 लाख वोट पड़े तो वो लोग उनके वोट पड़े जो पंडित सुखराम जी के साथ चट्टान की तरह हमेशा खड़े रहे। मैं उनका आभारी हूं। हाल ही में आपके समक्ष एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई जिसके अंदर प्रतिभा सिंह जी की आवाज थी। उसमें एक संशय बना हुआ था कि क्या वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जेन्युइन भी है कि नहीं है, परंतु उसके 2 दिन उपरांत उनके सुपुत्र जो हैं अपने निवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये तथ्य रखते हैं कि पार्टियों को पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए एवज में जो है ऐसे सौदेबाजी करनी पड़ती है। अब मैं नहीं जानता कि ऐसी सौदेबाजी हुई थी कि नहीं हुई थी। देश के जो हमारे एक संविधान है, प्रदेश के नुमाइंदे जो चुनकर जाते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे देश के संविधान के कौन से पन्ने में ऐसी बात को लिखा गया है, निर्धारित किया गया है कि जो जनता के नुमाइंदे बनते हैं
वो प्रदेश के जो संसाधन है उसके सौदेगार बन जाए। आप कह रहे हैं कि पार्टी फंड इकट्ठा हुआ, ये तो जांच का विषय है कि पार्टी फंड इकट्ठा हुआ नहीं हुआ, परंतु हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज के ऊपर केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों का अधिकार है। ये जो प्रदेश के रिसोर्सेज हैं, ये कोई रियासत का हिस्सा नहीं है जिसका लेन देन किया जाए। किस अधिकार से इसका आवंटन हुआ, क्यों ये बातें हुई, और ये बात रखना कि पार्टी हाईकमान का आदेश था कि आप फंड रिफंड करें, मैं सोचता हूं ये बिल्कुल अनुचित बात है। इसमें टैक्स पेयर जो हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं उनका अधिकार है प्रश्न उठाने का। साथ ही साथ आपको अभी ज्ञात है जो एक इंटरव्यू प्रिंट के अंदर हुआ, द प्रिंट के अंदर जो एक वेब सीरीज है बड़े वरिष्ठ पत्रकार शेखर जी की, उसके अंदर प्रतिभा सिंह जी ने बड़े कड़े आरोप जो है कांग्रेस पार्टी हाईकमान के ऊपर उठाए। कहा राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सीरियस नेता नहीं हैं, उनके अंदर इमेच्योरिटी है। उनकी कार्यशैली और निष्ठा के ऊपर सवाल उठाया गया। और किन का बचाव किया गया? G23 के गुलाम नबी आजाद जी का। वो गुलाम नबी आजाद जी जिन्होंने अथा उम्र कांग्रेस में सत्ता सुख भोगा, और उसके बाद जब राज्यसभा की सीट उनको नहीं प्राप्त हुई तो गांधी परिवार के ऊपर हर कुछ बयानबाजी करके वो पार्टी को अलविदा कह गए। जिनको 6 बार मुख्यमंत्री पार्टी ने बनाया, 3 बार सांसद बनाया, सुपुत्र विधायक हैं, वो हाईकमान आज अच्छे नहीं हैं। परंतु जो G23 में पार्टी की ऊपर कीचड़ उछाल के गए, उनके प्रति उनके मन में हमदर्दी है। और मैं आश्चर्य हुआ इस बात से कि 4 हमारे प्रभारी हैं इस राज्य के, वरिष्ठ कई नेता हैं, परंतु किसी ने भी एक लफ्ज जो है इस बात के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये अनुचित बात की गई है। मुझको एक समय का दौर वो भी याद है जब पंडित सुखराम जी के ऊपर एक संकट का समय आया था। देवी गौड़ा जी की सरकार थी और उस समय प्रेशर बनाया गया उनके ऊपर कि आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो हैं कुछ बात बोलें। मगर पंडित सुखराम जी को ऐसे ही लोग राजनीति का चाणक्य नहीं कहते। उनके अंदर सहनशीलता थी। डराया गया, धमकाया गया, कहा आपके बेटे अनिल शर्मा के ऊपर मुकदमा दायर करेंगे। मुकदमा भी हुआ सीबीआई का, और पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि मुकदमा चार्जशीट होने के बाद सीबीआई को याचिका देनी पड़ी कि हमको अनिल शर्मा के ऊपर गलत मुकदमा के लिए हमने चार्जशीट दाखिल की। पंडित सुखराम जी ने कभी भी कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला अपने पूरे जीवन में। और यहां पर जिनको सब कुछ प्राप्त हुआ, आज उनको वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं। आजकल विक्रमादित्य जी बहुत मधुर गीत गा रहे हैं, शिमले नहीं रहना, कसौली नहीं रहना, चंबा जाना जरूर। अब चंबा जाके तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जो उनके किचन कैबिनेट के
चंबा के वरिष्ठ नेता रहे, आज वो बड़े गंभीर आरोप पार्टी के ऊपर लगा के गए हैं। उन्होंने कहा क्योंकि मैं तो स्ट्रेटजी में नहीं बैठता था, वो बैठते थे, सारी वरिष्ठ मीटिंगों में वो बैठते थे, पार्टी के कार्यक्रमों में वो बैठते थे, परंतु ये सोचने पे मजबूर होते हैं लोग जब ये बात होती है कि टिकट का जो है खरीद फरोख्त चली है। अगर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया तो मेरी समझ से कांग्रेस पार्टी को इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता थी कि किस बात पे उन्होंने ये बात की, परंतु किसी ने भी ना इस बात को कोई काउंटर किया, ना इसका स्पष्टीकरण दिया। आपके समक्ष मैं ये बात भी रखना चाहता हूं, जो 2 कमिटमेंट जो है कांग्रेस पार्टी आज चुनाव के समय पे कर रही है, उसके एक कमिटमेंट है कि ओपीएस जो है हम आते ही, सरकार बनाते ही पहली फाइल जो साइन करेंगे वो ओपीएस के संदर्भ में होगी। अब मैं नहीं जानता हूं कि किसने ये बातें रखी, क्या सोच के रखी, क्योंकि सोशल मीडिया का चेयरमैन रहा हूं मैं कांग्रेस पार्टी का, और ये सभी को मालूम है कि ओपीएस लागू तभी हो सकता है, इस बात को तभी जो है धरातल पे उतारा जा सकता है जब तक केंद्र सरकार की इसमें मदद ना हो। राज्य सरकार फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है ओपीएस की मांग को पूरी करने के लिए। अन्यथा जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, राजस्थान पे सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, हिमाचल से बड़े राज्य हैं, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी हमसे ज़्यादा है, इंडस्ट्रियां भी हमसे ज़्यादा है, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हमसे ज़्यादा है, तो वो राज्य क्यों नहीं ओपीएस जो है अपने राज्य पे लागू कर पा रहे हैं? मैं समझता हूं ये मात्र एक छलावा है। आज हम सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो बैठी है वो इसको नहीं स्वीकारेगी तो ओपीएस कभी भी किसी भी राज्य पे लागू नहीं हो सकता है। ये वास्तविकता है। और अगर ओपीएस लागू हो सकता है तो तभी हो सकता है अगर एक पार्टी की सरकार केंद्र में भी हो और दूसरी पार्टी की सरकार जो है राज्य के अंदर भी हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही, वो कही हम महिलाओं को भत्ता देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि विक्रमादित्य जी पिछली बार कहीं बोल रहे थे कि हमने किसी इकोनॉमिस्ट को रेफर किया है, तो मैं उनसे नाम भी जानना चाहूंगा कौन इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ऐसी ज्ञान दी है। जो राज्य पहले ही से ही कर्जे में डूबा हो, बिना रेवेन्यू जनरेशन के आप कैसे महिलाओं को भत्ता दे पाएंगे? जो राज्य पहले से ही कर्जा लेकर विकास कर रहा हो, जो सरकारी हमारे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें दे रहा हो, वो बिना रेवेन्यू जनरेशन के कैसे भत्ता दे सकता है? ये मेरे समझ से पार है। दूसरी उन्होंने जो बड़ी विचित्र बात इसके अंदर कही कि हम 2 रुपए का गोबर खरीदेंगे। अब हमारी टोपोग्राफी आप जानते हैं, पहाड़ी राज्य है। 2 रुपए का गोबर अगर खरीदेंगे तो कितना तेल लगेगा? उसमें सरकार जो है, जो आज किसान सस्ता दाम पे गोबर और अपने फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, उसका दाम कहां जाएगा? तो मुझको लगता है ये सारे जुमले वादे हैं, और इनमें जो है कोई भी तथ्य मेरे को नहीं समझ आ रहा कि भाई हिमाचल के लोगों को इसका क्या फायदा हो सकता है। उसके उपरांत आपने कहा 5 लाख नौकरियां देंगे। अब वो नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होगी कि वो नौकरियां जो है
वाकई में ही दी जाएगी, पक्की नौकरियां होगी, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। साथ ही साथ जो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे मंडी के वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम जी, जो केंद्र में भी अपना लोहा मनाया है, देश के अंदर अपना लोहा मनाया है, जब उनका निधन हुआ तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का तो मुझको फ़ोन आया और मैं उनका धन्यवादी हूं कि उन्होंने पंडित सुखराम जी को स्मरण किया, उनके काम को स्मरण किया। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि राज्य के जो हमारे वरिष्ठ नेता रहे, वो उदयपुर चिंता शिविर के बाद जो है पंडित सुखराम जी को याद करने का समय उनको प्राप्त हुआ। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, जिनको सरकार चलानी है, ये प्रदेश चलाना है, उनके पास ये समय था कि 4-4 बार वो पंडित सुखराम जी को याद करने के लिए आए, परंतु विपक्ष में बैठे हमारे नेताओं के पास समय नहीं था पंडित सुखराम जी को याद करने का। मैं धन्यवादी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपना हेलीकॉप्टर उनके इलाज के लिए उपलब्ध कराया और खुद जो है सड़क मार्ग से वो अपने कार्यक्रम पे गए। मैंने उस समय मुख्यमंत्री जी को ये बात कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक मैं जीवित रहूंगा हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। राजनीति के अंदर मतभेद, मनभेद होना आम बात होती है, परंतु पंडित सुखराम जी का अपना योगदान इस प्रदेश के लिए है। उनकी एक सोच रही कि मैं राज्य के लोगों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरा राज्य जो है और राज्यों के मुकाबले में पिछड़ा ना रह जाए। आज हम कहते हैं राजा वीरभद्र सिंह जी को हम फूल अर्चन करते हैं विभिन्न कार्यक्रमों पे, परंतु मैं नहीं समझता हूं हमारे राज्य के अंदर ऐसे हमारी सभ्य है या हमारे ऐसे विचार हैं कि हम जो गुजर गए हैं उनको भी स्मरण करने में मतभेद करें। मंडी में जितने कार्यक्रम होने वहां पे पंडित सुखराम जी की फोटो नहीं डालना, फूल अर्चन करने तो केवल वीरभद्र सिंह जी को करने। वीरभद्र सिंह जी सामान्य थे, हैं और रहेंगे, परंतु हर व्यक्ति का अपना एक जो भी व्यक्ति राजनीति के अंदर जुड़ा होता है उसका अपना एक योगदान होता है प्रदेश के लोगों के लिए, और जो गुजर गए उनको स्मरण करने में भी अगर हम कोताही बरतें तो मैं समझता हूं वो बहुत दुर्भाग्य की बातें हैं। मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं, हाल ही में कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों से पंडित सुखराम जी के जो पोस्टर फाड़े गए, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। मुझको बहुत दुख हुआ जब ये घटना हुई, क्योंकि एक व्यक्ति जो सत्ता छोड़कर कांग्रेस पार्टी के प्रेम में वापस आया, कांग्रेस पार्टी उनको भी सम्मान नहीं दे पाई। आज जो मोबाइल, टेलीफोन, जो सेना में भर्ती, ये सारी पंडित सुखराम जी की सोच रही। अभी हाल ही में डॉक्टर मार्कंडे जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, वो बता रहे थे कि लाहौल में जो है मैंने जियो के टावर लगाए। तो कोई पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या ये जियो के टावर आपने अपने कार्यक्रम या अपना प्रभाव यूज करके लगाए? तो कहते नहीं, मैंने इतना बोला कि मैं पंडित सुखराम जी के दल में रहा हूं। तो सिर्फ इतनी सी बात करने से जो पंडित सुखराम को 20-25 वर्ष हो गए राजनीति से संन्यास लिए, आज भी लोगों के मन में उनके लिए इतना सम्मान है
कि इतनी बात करने से आज जो है जियो के टावर अगर लाहौल में लग सकते हैं, तो उस व्यक्ति की कार्यशैली के बारे में ये हम सबको पता चलता है। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ एक बात कहना चाहता हूँ। कौल सिंह ठाकुर जी ने पिछले कल एक बयान दिया और मैं नहीं जानता हूं कि उनके मन में मेरे लिए क्या पीड़ा है, परंतु मैं ये बात कह सकता हूं, आदरणीय कौल सिंह ठाकुर जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आपके मन में मेरे लिए सम्मान भी है, परंतु आपका राजनीतिक कद नहीं है कि आप मेरे से उलझें। मैं तो कौल सिंह जी के पैरों की धूल तक नहीं हूं। उनका एक अपना एक दौर रहा हुआ है। उनके मतभेद अगर पंडित सुखराम जी से रहे, वो किन कारणों से रहे वो तो वो बेहतर जाने, परंतु राजनीति के अंदर मेरा अगर विरोध अगर किसी बात के लिए किया गया तो सिर्फ मेरा एक ही कसूर रहा कि मैं पंडित सुखराम जी का पोता हूं। ना ही आज तक मैंने कांग्रेस पार्टी में किसी नेता को कोई चोट पहुंचाई, ना ही किसी के खिलाफ हमने काम किया। प्रतिभा सिंह जी के जो चुनाव थे उसमें भी कंधे से कंधे मिला के हम चले। मेरे चुनाव के बूथ वाइज लिस्ट भी देखी जा सकती है, प्रतिभा सिंह जी के चुनाव की बूथ वाइज लिस्ट भी जा सकती है। हमारे चुनाव कोटली से हमारा जो गढ़ है उसकी बूथों की लिस्ट भी देखी जा सकती है। उनको बढ़त ही हर जगह से प्राप्त हुई, परंतु उसके बाद भी प्रतिभा सिंह जी ने कभी भी जो है ना इस बात का धन्यवाद किया। उसके उलट कई बार यहाँ पे विधानसभा में आकर चंपा ठाकुर जी का उन्होंने बतौर प्रत्याशी अनाउंसमेंट की, काटने की कोशिश की और हर जगह मेरा रास्ता रोकने का प्रयास किया। कौल सिंह ठाकुर जी ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। मैं सम्मानपूर्वक ठाकर साहब को ये कहना चाहता हूँ, ठाकर साहब, मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं है, मेरा नाम आश्रय शर्मा है। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पिता ने एक फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी में रहने का। उनकी ये सोच रही कि पार्टियां बदलकर लोग जो हैं ये बात कहते हैं कि कभी एक दल कभी दूसरा दल, तो जिस दल में मैं हूं उसी दल में मैं रहना पसंद करूंगा। मैं उनकी बात का सम्मान तो करता हूं, परंतु उस समय भी मैंने उनको कहा था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहरहाल उन्होंने फैसला लिया, इस बात का मैं सम्मान करता हूं और आज ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से मैं अपना इस्तीफा देता हूं। अपने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफा देता हूं और अपना इस्तीफा जो है मैंने माननीय सोनिया गांधी जी के समक्ष भेज दिया है। और क्योंकि नैतिकता के आधार पर जब मैंने चुनाव लड़ा था तो अनिल शर्मा जी से किसी ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा था, मगर नैतिकता के आधार पर उन्होंने जब अपना मंत्री पद त्याग दिया, मुझको लगता है नैतिकता के आधार पर अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने पदों से इस्तीफा कर दूं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का तहे दिल से धन्यवादी हूं। जब पंडित सुखराम जी उनको मिले तो उन्होंने उनको एक ही बात बोली कि पंडित सुखराम जी, आपके साथ हमारे राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, आपके साथ पारिवारिक रिश्ते हैं। और उससे वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम जी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं
कि पीछे जो आपके साथ हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो भविष्य में मैं होने नहीं दूंगा। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी के अंदर आके भी वही बातें हुई जो पहले होती थी। इतने वर्ष राजा वीरभद्र सिंह जी के पास कांग्रेस पार्टी की बागडोर रही। उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी ना रहकर प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन चुकी है, जिसमें माँ ही सांसद है, माँ ही अध्यक्ष है, सुपुत्र विधायक है तो सुपुत्र महामंत्री है और संगठन के सभी संगठनों के प्रभारी हैं। तो कांग्रेस पार्टी में और भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी मौका देना चाहिए था। परंतु मैं नहीं जानता हूं कि क्या मजबूरी है आलाकमान की कि हट फिर के जो है राज परिवार के बाहर नहीं निकल पा रही है। राहुल गांधी जी ने मुझको यह सौभाग्य दिया कि मैं लोगों की आवाज़ उठा सकूं, संगठन में काम करने का मौका दिया। इसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। साथ ही साथ मैं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता और जो मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं, सभी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमेशा प्रोत्साहन देने का काम किया। कुछ नेता जो कांग्रेस पार्टी के मंडी जिला के थे, उनको मैं बधाई भी देता हूं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य रहा कि पंडित सुखराम परिवार जो है कांग्रेस पार्टी में रहना नहीं चाहिए। वो अपने जो एक उद्देश्य था उसमें आज सफल हुए हैं, इसकी मैं बधाई उनको देना चाहता हूं। अंत में मैं आप सभी का धन्यवादी हूं, और क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी हमारे समक्ष है, इसलिए मैं सभी मंडी संसदीय क्षेत्र का इसके बाद दौरा करूंगा। पंडित सुखराम जी के जितने समर्थक हैं उनको इकट्ठा चलने की जो है बात रखूंगा। और ये बात कहना चाहता हूँ, 5 वर्ष के अंदर जयराम ठाकुर जी ने जो एक ईमानदारी से काम करके दिखाया है, सरकारें तो पहली भी रही मगर हमेशा उंगलियां उठती रही, घूसखोरी की उंगलियां उठी, पक्षपात की उंगलियां उठी, परंतु जयराम ठाकुर जी ने 5 वर्ष के अंदर जो एक छाप अपने काम की छोड़ी है। अगर मंडी का एयरपोर्ट बन सकता है तो वो तभी बन सकता है जब हमारे मंडी से मुख्यमंत्री होंगे। महेंद्र सिंह जी की मेरे को एक बात याद आती है, जब वो कहते थे महालक्ष्मी की कुर्सी जो है हमने अपने पास रखनी है। मैं मंडी जिला के लोगों से निवेदन करूंगा, ये महालक्ष्मी की कुर्सी हमने अपने पास ही रखनी है। और इस बार जो है महालक्ष्मी की जो छिड़ाव है धन का, वो 10 हलकों में बराबरी में बटेगा। इसके लिए हम कार्य भी करेंगे, मुख्यमंत्री से निवेदन भी करेंगे। और ताकि, क्योंकि 30 वर्ष ये महालक्ष्मी की कुर्सी मंडी शिमला जिले के पास रही, 10 वर्ष ये हमीरपुर जिला के पास रही, अब मंडी की बारी है। अब हमने महालक्ष्मी की कुर्सी कई वर्षों तक अपने पास रखनी है। आप लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अखिलेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अभी इस बारे में ना कोई चर्चा हुई है, ना ऐसा कोई विचार है। मैं कोशिश करूंगा कि जब तक इसमें कोई सहमति नहीं बनती है तब तक अपने निर्दलीय रूप से जो काम कर सकते हैं राजनीति के अंदर वो करने का प्रयास करूंगा। हमने कोई फैसला बंद कमरे में लिया है, सबसे चर्चा की, सबसे पूर्ण रूप से उसके ऊपर एक भी सवालिया निशान नहीं था उनकी कार्यशैली को लेकर। बूथ कमेटियां उन्होंने बनाई, कांग्रेस की मेंबरशिप उन्होंने करवाई, जो भी पार्टी का कार्यक्रम आया उसको करने में सक्षम रहे। परंतु जब पार्टी ने मेरे से बिना विचार किए उसको भंग कर दिया तो हम सब कार्यकर्ताओं का ऐसे सहमति बनी कि अब हमको यहाँ से जाना ही ठीक है। आश्रित जी, आपके पिताजी ने कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के साथ ही कहा कि अब परिवार साथ में चलेगा, तो आप अभी कह रहे हैं कि अभी इस पर विचार नहीं किया है। फादर का आपके ऑर्डर आ चुका, तो क्या मतलब आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अलग दल है, एक अलग आइडेंटिटी है, उनके कार्यशैली भी अलग तरीके की है। भारतीय जनता पार्टी किसको शामिल करना चाहती है,
उनकी एक कैलकुलेशन रहती है और उस कैलकुलेशन के आधार पर शामिल करते हैं। तो मेरे से ना ही भारतीय जनता पार्टी की अभी इस बारे में बात हुई है, ना ही हमारे से कोई ऐसा संपर्क हुआ है, और भविष्य के अंदर अगर कोई बात होगी तो उसको देखा जाएगा। अभी आपने कहा कि आपने कांग्रेस छोड़ ली है और भाजपा भी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आप राजनीतिक जो गतिविधियां है वो करते रहेंगे, तो किसके लिए करोगे? देखिए, निश्चित रूप से जब मेरे पिता भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और भारतीय जनता पार्टी के गए हैं तो दिखती लाजमी सी बात है कि मैं जो है उनके जो फैसला है उसको मानते हुए उनके अनुकूल ही चलना पसंद करूँ। तो डिसाइडेड है कि आश्रय शर्मा जिस तरह से आपके पिता ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि परिवार से भाजपा में, तो आप भी भाजपा में? देखिए, ऐसा है, अभी ऑफिशियली तो मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं हूँ और ना ऐसी कोई चर्चा हुई है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊँगा, परंतु मैं कहीं ना कहीं ये बात को समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के भी कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे जिनके मन को शायद ठेस पहुँच सकती है मेरा भारतीय जनता पार्टी में जाने से। उनकी बात का सम्मान करते हुए, उनके मान का सम्मान करते हुए अभी मैंने फैसला लिया है कि जब उचित समय होगा तब दिखाएंगे। अभी फिलहाल के लिए जो है मैं निर्दलीय ही काम करना चाहूँगा। जब से अनिल शर्मा जी ने बीजेपी के साथ रहने का फैसला लिया है तो चर्चा भी है कि आपको ऑफर आई है कि आप दोनों में से कोई डिसाइड कर लो किसने बड़ी संसद में चुनाव लड़ना है, तो आपके ऑप्शन अगर दोनों को आएंगे तो किसको प्राथमिकता देंगे आप? अनिल शर्मा की आते? अनिल शर्मा जी ही चुनाव लड़ेंगे, ना ही 19 में मेरे को चुनाव लड़ना था, ना मैं आज चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं पहली बार कई मरतबा भी इस बात को कह चुका हूँ कि आगे पंडित सुखराम परिवार से राजनीति के अंदर कोई रहेगा, इसका फैसला सदर हल्के के लोग करेंगे। अगर लोग चाहेंगे कि अनिल शर्मा ही अंतिम व्यक्ति हो पंडित सुखराम परिवार से राजनीति के अंदर, तो वो बात भी हम स्वीकारेंगे। और क्योंकि मैं पंडित सुखराम जी को एक वादा किया था कि सुख दुख में हर परिस्थिति में लोगों के साथ रहूँ, उस वादे को मैं पूरा करूँगा। Ashray ji, do you have any regrets to leave Congress? Which party gave you chance to contest the election in 2019 when you are struggling to get the ticket to contest the election? BJP has denied you completely when you are making pressure on the BJP and you parted the ways from BJP. No, Madhav bhai, I don't agree with this that BJP has denied it. BJP's national president gave a lot of respect to my father when he recently met him in Hamirpur and gave him half an hour to talk about all the grievances that he had. So being a national president giving you half an hour to discuss your party affairs is a big thing. It's a good honor that has been given by BJP to my father. As far as the Congress is concerned, yes, of course I have regret. This has been my family. Since I have been born, I have seen my grandfather in Congress, I have seen my father in Congress. I myself have been in a part of Congress for 12 years. It has been a step that was hurtful. It certainly is high on sentiments, and unfortunately it's come to this. And I feel if jab tak there was Rajni Madam ji, everything was taken care of because the party high command had given specific instructions. After the removal of Rajni Patil ji, everything came crumbling down. So I feel that whatever has to happen, but I will always have a soft corner towards Congress in my heart, and it has been a family, it will always be my family.